Hello friends, I welcome you all in our YouTube channel Shivana IAS Academy. We will cover in this video session some of the very important topics. Those are relevant from HAS and UPSC examination point of view. I will focus on November and December month current affair. These topics are very important as many of the questions are asked in last year UPSC examinations. Let's discuss these questions. I will begin from the first question, and this is consider the following statements about Guru Nanak. गुरु नानक जी के बारे में आप सभी जानते होंगे एंड जिसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वह कि ही वाज फाउंडर ऑफ सिखिज्म. दूसरी है कि he is the first of the 10 Sikh gurus, and the third statement is his birth is celebrated worldwide as World Pedestrian Day. Now the third statement is actually from the current affair perspective. The first two statements are historically very common statements with which everybody can answer. Now these first and second statements are right or wrong, you can easily judge, but third is very important. Now let me proceed by simply observing the explanations. The right answer of it is option A, means first and second is right and third is not right. How it is, let's see. That Punjab police has recently proposed that the birth of Guru Gobind Singh Ji, that is he is founder of actually Sikhism, to be declared as World Pedestrian Day. अभी इन्होंने सिर्फ प्रपोजल सेंड किया है एंड ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज को सेंड कर दिए गए हैं एंड पीएमओ ऑफिस को भी सेंड कर दिए गए हैं. तो पंजाब के पुलिस के द्वारा ये इनिशिएटिव लिए गए हैं. पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल यात्री चलते हैं, कहीं जाते हैं. तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु नानक देव जी ने अपनी उम्र में काफी यात्राएं की, काफी चीजें ऑब्जर्व की और लोगों को ज्ञान दिया. तो आई थिंक हैज ट्रेवल्ड एंटायर इंडिया मेनी टाइम्स टू स्प्रेड द नॉलेज, टू स्प्रेड द लव एंड अफेक्शन एंड कंपैशन. सो उनके जो 552 वाले जो बर्थडे के ऊपर ये मांग की गई है, उनका बर्थडे जो है वो 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. तो उस तरीके से अगर हम कहें तो फर्स्ट सही क्यों है, क्योंकि अभी जो थर्ड वाला है ये भी डिक्लेयर नहीं किया गया है कि वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे, क्योंकि गवर्नमेंट को सेंड करें, गवर्नमेंट उसको इंटरनेशनली अप्रोच करेगी. क्योंकि वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे डिक्लेयर करना मीन्स उसमें ये इंटरनेशनली डिक्लेयर कोई टर्म जब तब होती है जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्सेप्ट करे. तो यहां से एक बात साफ हुई कि जो थर्ड है वो सिर्फ अभी प्रपोजल गया है, ये ऑप्शन उस करके जो है राइट नहीं होगी. सो मींस ऑप्शन ए इज राइट. द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज इनसाइट्स IAS. सो आई विल बी रेलेवेंट इन डिस्कसिंग द कंटेंट फ्रॉम HAS पर्सपेक्टिव आल्सो. तो HAS में जो है टॉपिक इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं करंट अफेयर के, बहुत ईजी होता है जज करना उसको, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी और HAS दोनों पे हम फोकस कर लें फ्रॉम करंट अफेयर पर्सपेक्टिव. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, देखिए आप डेंगू वायरस के बारे में. डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी स्क्रीन पे नजर आई होगी आपको. आपकी स्क्रीन पे विजिबल है कि डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एडेस मॉस्किटो. तो क्या जो डेंगू वायरस है वो फीमेल जो एडेस मॉस्किटो है उसके कारण फैलती है, क्या उसका कैरियर ये है? दूसरी बात, एडिस इज अ डे टाइम फीडर एंड कैन फ्लाई अप टू लिमिटेड डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. जो एडिस मॉस्किटो है, क्या ये 400 मीटर तक की डिस्टेंस तक ही एक फ्लाई कर सकता है? क्या ये बात है? एंड डेंगू कैन नॉट बी स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मैंने डेंगू वायरस है वो पर्सन टू पर्सन नहीं फैल सकता है, अर्थात जब ये मच्छर ही काटेगा तो ही फैलेगा
और ही जैसे मान लो सपोज मुझे डेंगू हो गया हुआ है तो मेरे से किसी और को नहीं फैलेगा, इधर कम्युनिकेबली और नॉन कम्युनिकेबली। तो क्या कहेंगे आप? तो आप देख पाएंगे ऑप्शन डी इसमें सही है। इंपॉर्टेंट गाइस ये नहीं कि आप वीडियो देखें और ऑप्शन डी को टिक करें एंड देन उसको याद रखें। ये वीडियो का पर्पस ये है कि एक तरह से साथ ही साथ में एक्सप्लेनेशन जो 3-4 स्टेटमेंट्स दी हुई है एक्सप्लेनेशन के अंदर, उनको पढ़ के आप थोड़ी उसके बारे में रिसर्च भी करें ताकि आपकी इंफॉर्मेशन और वाइडर हो जाए कि डेंगू के ऊपर क्वेश्चन जब आए तो आपसे लगना चाहिए वो। तो डेंगू वायरस है वो ट्रांसमिट होता है फीमेल एडेस मॉस्किटो के काटने से। तो जो एडेस मॉस्किटो का फीमेल वर्जन है, ये आप याद रखें, जो इसका फीमेल वर्जन है वो काटता है। तो ये भी साइंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एडेस है ना वो डे टाइम फीडर है, विच मीन्स वो डे टाइम ही एक्टिव रहता है। तो रात को मच्छर के काटने से डेंगू नहीं फैलता है। ये एक कॉमन जनरल इंफॉर्मेशन है सोसाइटी के अंदर, आप सब जानते होंगे। जो डेंगू है वो पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली नहीं फैलता है ऐसे और भी एक्सक्यूज मी, और भी काफी वायरल डिजीजेस हैं जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो जाते हैं। एक होती है कम्युनिकेबल, जैसे मान लो एक कोविड वायरस है जो सांस लेने से भी, ऐसे मान लो अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं और डिस्टेंस काफी कम है तो फैल जाएगा, टच करने से, और तमाम आपने चीजें देखी हैं इसमें। और भी ऐसे वायरसेस हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्लड एक्सचेंज से, ऐसे से, या सीरम एटसेट्रा। तो द थिंग इज दैट कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो HIV वायरस है वो भी जो है वो कम्युनिकेबल होगा, मगर ये कम्युनिकेबल नहीं है जो डेंगू का वायरस है। ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलेगा, क्योंकि एक पर्सन अफेक्टेड है इससे तो उससे दूसरे पर्सन को इससे नहीं फैलेगा। यहां से हुआ। नाउ नेक्स्ट पे ऑब्जर्व करिए, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करने का प्लान किया है जो ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली, करंट इवेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी चीजें आई हों, ताकि एग्जाम के अंदर हम ये ना देखें कि जो है वो ये करंट अफेयर का ही सवाल है। इन कई क्वेश्चंस ऐसे बने हैं जो करंट इवेंट में डिस्कस किए गए हैं और वो कोर ज्योग्राफी, कोर पॉलिटी के इश्यूज हैं। अब मेंबर ऑफ G20 की बात की गई है। G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। G7, G8 एंड G20 3 ऑर्गेनाइजेशन है। यहां से क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पक्का बना है, सो नीड टू बी इंफॉर्म्ड अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो G20 जो कंट्रीज हैं, कौन उनके मेंबर हैं आपसे पूछा गया। ऑल 4 कंट्री जो एग्जांपल में दी हुई आपको ऑप्शन है, इसमें अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। सेकंड में है कि ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। एंड थर्ड में है इंडोनेशिया, जापान, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड वियतनाम। और फोर्थ है इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। अब जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि G20 कंट्रीज कौन कौन है, उनके नाम पता नहीं है, याद नहीं है, तो फिर इन ऑप्शन को लगाना आसान नहीं है। जबकि इसमें A, B और C, D में सारा मामला खत्म है, बट दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो आपको याद होना चाहिए ऑप्शन ए सही है, इसके अंदर दिखा हुई हो, और आपको मैं बता भी देता हूं। जैसे G जो 8 कंट्रीज हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे होंगी। G7 में खास करी जो अमेरिका एंड यूरोप के अंदर जो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं वो है में, जो एक इंडस्ट्रियलाइज थी, जो जिसमें इंडस्ट्रीज पहले आती हैं, डेवलपमेंट बहुत पहले होती हैं। जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, US, इटली एंड जापान। तो इसके बाद आप देख पाएंगे जापान भी इसमें शामिल है, जो कि एक एशियन कंट्री है। तो आप ऐसे याद रखें। रशिया भी इसका हिस्सा था, 2014 में उसको बाहर कर दिया गया G7 से, जो क्राइमिया, यूक्रेन के ऊपर जो इश्यू था उसका एंक्रोचमेंट का, उस बेसिस पर उसको यहां से बाहर किया गया। तो G8 का हिस्सा है पर G7 का हिस्सा ही नहीं है। अब G20 को देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे तो G20 में आप जरा ऑब्जर्व करेंगे इसमें, अब देखेंगे कि आप इसमें देखेंगे कि टर्की, EUBS में यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। अब कुछ बातें आपको जो मैं स्पेशली इनपुट दूंगा वो ये कि आप इसमें याद रखें कि मुस्लिम्स कंट्री काफी दुनिया में है, और इटली जो है आप देख पा रहे हैं यहां पे, इटली कई बार पूछा गया हुआ है। वैसे इटली में काफी क्रिश्चियंस हैं, मगर इटली का संबंध मुस्लिम्स से भी काफी हद तक रहा है, मगर ये मुस्लिम कंट्री नहीं है। तो इटली आप याद रखें पहली बात यहां से। जो अगर प्योर मुस्लिम कंट्रीज हम देखें तो है साउथ कोरिया,
इंडोनेशिया और खत्म। तो ये दो कंट्री जो हैं वो, इसको भी आप याद रखें। कई बार ऐसे आपसे पूछ लेते हैं कि इंडोनेशिया या सऊदी अरेबिया कौन सी, या कौन सी मुस्लिम कंट्री है जो G20 का हिस्सा है, तो सऊदी अरेबिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा से, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक तरह से बहुत ही ओपन कंट्री नहीं मानी गई है, तो ये G20 का पार्ट है, तो एक बड़ी बात है। यहां से हम आगे बढ़े तो अब आपको पूछा गया है कि इंडस रिवर डॉल्फिन, जो कि हमारे देश का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, उसके बारे में कहा गया है कि इट इज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड। देखिए, इंडेंजर्ड, वनरेबल, एक्सटिंक्ट, तो ये सारी जो है कैटेगरीज हैं जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिलीज करती है। हमारी सोसाइटी में एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हैं। डेवलपमेंट की एक तरह की दौड़ में हम लोगों ने एनवायरनमेंट के साथ काफी कॉम्प्रोमाइज किया है, और उसका परिणाम है कि जो हमारी इकोलॉजी है वो खराब हो रही है। वी हैव क्रिएटेड मेनी रिजर्वॉयर्स, और जो एक्वाटिक लाइफ है सारी डिस्टर्ब हुई है। इवन रिवर इंटरलिंकिंग के प्रोजेक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं, जिस कारण जो है सारी रिवर्स को हम लिंक करना चाह रहे हैं, ताकि किसी भी एरिया में जो इश्यूज है हमारे एग्रीकल्चर के, जहां पे सूखा पड़ जाता है, तो सिंचाई का प्रबंध हो सके। तो हमने ह्यूमन की नीड के लिए सारी कोशिशें की हैं, बट उन वाटर चैनल को चेंज करने से क्या एक्वाटिक लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होगी? यस होगी, बट वही बात है कि डेवलपमेंट के उसमें हम काफी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने क्या इंडस रिवर डॉल्फिन, सॉरी गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो है वो हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, यहाँ पे इंडस वाला आ गया था। तो इंडस जो एक रिवर, आप जानते हैं कि जो पीओके से होती हुई जो है वो बहती है पाकिस्तान के अंदर, तो जो टेक्निकली पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें इंडस रिवर नहीं, बट वी बिलीव की या वी रिकग्नाइज पीओके एज पार्ट ऑफ इंडिया। इसलिए जो रिवर है ये पीओके से होकर निकलती है, तो हम कहते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ इंडिया और इंडिया में ये फ्लो करती है। बट देखा जाए कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं जिसमें अभी इंडिया का कंट्रोल है, तो उसमें ये रिवर नहीं है। सो इंडस रिवर डॉल्फिन जो है, अब देखो स्वाभाविक है कि इंडस रिवर अगर इंडिया में टेक्निकली कहूं मैं, देखिए मेरी बात समझेगा आप इस चीज को, कि वैसे तो जो इंडिया का मैप है, आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं यहां पे। एक रफ सी मैंने डायग्राम बनाई है। तो जो ये रिवर है, ये रिवर यहां से होती हुई ये पीयूके के एरिया में पंजाब से होते हुए जो है अरबियन सी में चली जाती है। सो पॉइंट टू बी नोटेड कि ये रिवर टेक्निकली स्पीकिंग तो इंडिया में नहीं है, पर चूंकि पॉलिटिकली हम मानते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, तो फिर इंडिया के अंदर हुई है उस तरह से। वेल, तो आगे बढ़े हम इसमें। इंडस रिवर डॉल्फिन वाज डिक्लेयर्ड एज स्टेट एक्वाटिक एनिमल ऑफ पंजाब। मैं इसको मिटा देता हूं पहले। लेट मी इरेज इट। चलिए मैं इसको यहीं कर देता हूं, रेटिंग इसकी। सो ये लिखा है इसमें कि इंडस रिवर जो डॉल्फिन है उसको डिक्लेयर किया गया था स्टेट एक्वाटिक एनिमल पंजाब ने 2019 के अंदर। तो ये 2019 लिखा है इसके अंदर। इन 2007 रेमिनेंट माने जो जो रेमिनेंट मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, दैट इज जब भी कोई एनिमल किसी एरिया में रहता है तो उसके कुछ अवशेष वहां पे रहते हैं। बट वायबल पॉपुलेशन ऑफ इंडस डॉल्फिन was discovered in पंजाब हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पंजाब की हरीके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या उस एरिया में ये जो इंडस रिवर डॉल्फिन पाए गए हैं, जो कि लोअर सतलुज रिवर की बात इसमें की गई है, क्या ये जो हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या ये सतलुज रिवर के लोअर एंड पे है, या क्या इस सेंचुरी में जो रिवर जो सतलुज है उस वो फ्लो करती है, और क्या उसमें इंडस रिवर डॉल्फिन पाए जाते हैं? ये तो कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा इसमें, बट देखिए फिर भी आप ऑब्जर्व करिएगा इस चीज को।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही, विच मीन्स की फर्स्ट और सेकंड बात तो इसमें सही है कि जो बातें कही गई, थर्ड बात सही नहीं है। क्यों, देखते हैं। तो अबाउट इंडस रिवर डॉल्फिन, तो इसमें कहा गया कि इंडस रिवर जो डॉल्फिन है उसको इंडेंजर्ड तो डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने। ये बात तो सही हुई। उसके बाद ये बात भी सही है कि पंजाब ने इसको स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है। जो भी क्लास 2 या एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी स्टेट ने इंडस रिवर डॉल्फिन को रिसेंटली स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है, दैट इज पंजाब। पर थर्ड जो है, सारी बात उसमें सही थी क्योंकि यूपीएससी लेवल क्वेश्चन था, तो सारी बात सही थी, मगर लास्ट बात सही नहीं थी, वो भी कुछ 20%। मैंने इंडस रिवर डॉल्फिन जो है वो पाया गया जरूर पंजाब की हरी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, मगर रिवर सतलुज नहीं है, रिवर ब्यास है, दैट इज इन द लोअर ब्यास रिवर। तो थोड़ी सी मिस्टेक वहां पे किसी से भी हो सकती है, तो दिस इज द पॉइंट दैट वी शुड रिमेंबरिंग। और लास्ट पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसमें, जो दे आर फंक्शनली ब्लाइंड, वो देख नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे शिकार करते होंगे, कैसे ट्रैवल करते होंगे। तो जो इको लोकेशंस होती है, साउंड से वो कैप्चर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को, साउंड से। तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड वाइब्रेशन वो छोड़ते हैं, और वाइब्रेशन जैसे कोई भी साउंड छोड़ दिए टकराने के बाद वो उसको सेंस कर लेते हैं। इको लोकेशन समझिए आप, देखिए वो सब डिवाइस है। अगर मैं यहां से वाइब्रेशन मान लो साउंड छोड़ूं, तो साउंड सिग्नल यहां से निकल के कहीं से टकरा के वापस आएंगे, और सेंस कर ले उसको तो उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन मालूम कर सकता है। इसी तरह से ही जो ये एनिमल है दैट इज इंडस डॉल्फिन, वो अपने प्रे मींस शिकार को या कोई भी लोकेशन को जान पाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे सवाल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, क्लियर कट ज्योग्राफी टेक्निकल क्वेश्चन। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसको आप याद रखिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कभी कई बार ऐसा हो कि एग्जाम के अंदर आया हुआ, यूपीएससी एचएस के अंदर। स्ट्रेट आप जानते हैं कि दो ओशन में दो वाटर बॉडी होती हैं, सॉरी लैंड मासेस हैं, और उनके बीच में पानी जो होता है हम इसको स्ट्रेट कहते हैं। स्मॉल वाटर, पीस ऑफ वाटर इन दी ओशन। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में पॉक स्ट्रेट है, थोड़ा सा पानी और फिर दो लैंड मासेस है। बहरहाल, तो क्या ये स्ट्रेट जो है वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ मीन्स खाड़ी, क्या ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है? और दूसरी बात, इट इज द वाटर वे विच सेपरेट्स ईरान एंड ओमान, क्या ये ईरान और ओमान को सेपरेट करती है? अब क्वेश्चन यहां से ऐसे बन गया, जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में क्वेश्चन बनेगा तो आपको उसकी मैपिंग पता होनी चाहिए। फॉर दैट रीजन आप पाएंगे कि वैसे तो ऑप्शन सी सही है, विच मीन्स दोनों बातें सही हैं कि जो स्ट्रेट है वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में पड़ती है। और दूसरी बात ही कि ये पानी का एक चैनल है, वाटरवे है, जो सेपरेट करता है ईरान को ओमान से। ये दोनों बातें सही थी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये पर्शियन गल्फ है और ये गल्फ ऑफ ओमान है। ये रास्ता है, यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं हम उसको। तो ये सेपरेट करते दोनों गल्फ को, ये बात सही है। ये सारा पानी है यहाँ पे। अब देखिए, इसके उस तरफ ईरान है, यहाँ पे कतर इधर है, सऊदी अरेबिया नीचे है, यूएई इसके बगल में है, ओमान यहाँ पे आ गया, और कुवैत इस तरफ है। तो इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जो है दी गई है कि इट इज द वाटरवे सेपरेट्स ईरान एंड ओमान, जो बात बिल्कुल सही है। और लिंकिंग द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी, तो गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी जो इस तरफ है उसको ये आपस में लिंक करेगा। जैसे ये दिया हुआ इसको, ये वाला एरिया, तो ये नीचे अरेबियन सी है, तो इसको आपस में लिंक करेगा। ये जो है इसकी जो कितना लेंथ है, ये तो 33 किलोमीटर मात्र ये लेंथ ही है। तो एक नैरोस्ट पॉइंट है, बट जो शिपिंग है इसमें, बट द शिपिंग लेन इज जस्ट 2 माइल, 3 किलोमीटर की इसमें शिपिंग लेन है। जो शिप चलती है इसमें 3 किलोमीटर चलती है इसके अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और न्यूज में भी हमेशा रहा है, तो इसको भी आप याद रखें। एंड मैपिंग इंपॉर्टेंट करें, मैपिंग के लिए जो एक एटलस है ऑक्सफोर्ड का, वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको फॉलो करें, ऑक्सफोर्ड के एटलस को, और डेली बेसिस पे आप मैपिंग करें, रोज देखें मैप्स को, तो बात बन जाएगी। अगली बात जो और इंपॉर्टेंट मुझे नजर आती है वो ये है कि 6 क्वेश्चन पे आप देखेंगे तो 6 जो सवाल है वो काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से।
वो इसलिए क्योंकि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ये काफी ज्यादा न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या चीज है। जब भी ये डिस्कशन और न्यूज चलती है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो ये जो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहा एग्जाम के अंदर। भाई ये क्या चीज है और किस बारे में? अ लॉन्ग टर्म डैमेज, एक लंबे समय तक जो नुकसान पहुंचाती है कौन? CO2 एमिशन ज्यादातर हम कर रहे हैं कोयला को यूज करने से, कोल को इस्तेमाल करने से, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, बिजली पैदा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोल का। और इवन जो 50% से ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो कोयले से कर रहे हैं। एंड कोयले से बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होती है, जाती है एटमॉस्फेयर में और क्रिएट करती है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, which is resulting in increase of atmosphere's temperature and further resulting in the depletion of glacier and glacier का पानी पिघल के increasing the level of ocean water. We are on the risk of merging many island countries like Indonesia, Maldives. तो बोलने का अर्थ ये है कि सिर्फ उनके डूबने की चिंता नहीं है, चिंता है to save the earth, because in this solar system or even in this universe, only Earth is the place where life is possible. बाकी प्लैनेट्स में रिसर्च चालू है, मगर अभी तक कहीं पे भी लाइफ ऑब्जर्व नहीं की गई है, स्पेशली फॉर अस ह्यूमन बीइंग. Bacteria and germs can survive anywhere, but human being can only survive on the Earth because Earth provides those conditions which are viable for life. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसके सही है, बाकी हम बातें पढ़ेंगे नहीं इसके अंदर. और फर्स्ट स्टेटमेंट में जान जाइए कि आप एक बात याद रख लो कि ये जो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, कि इस कार्बन ने समाज के लिए फायदे दिए हैं. इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनकर ज्यादातर आती है. इसके अलावा और भी जगह हमने कोयले का इस्तेमाल किया है. मैंने एक दिन कहा भी था क्लास के अंदर कि जो ज्यादातर हमारे तंदूर ऑपरेट होते हैं बड़े रेस्टोरेंट के अंदर, मैं लोकल छोटे शहर की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर, तो काफी ज्यादा कोयला वो इस्तेमाल करते हैं. एंड जो भट्टियां, हमारी ईंटों वाली भट्टियां, कोयला इस्तेमाल करती हैं. तो काफी देखा आपने, कभी पंजाब निकलते हैं, बाहर यूपी जाएंगे आप तो कोयले की जो भट्टी होती है वहां से काला धुआं निकलता है और उस आसपास के एरिया को काला कर देता है ऊपर, विच इज वेरी वेरीसम फॉर अस. मगर क्योंकि लाइफ है तो लाइफ मूव करती है, तो नेचुरली वी इग्नोर दोज थिंग्स. बट आप मुझे बताइए कि ईंटें भी चाहिए हमें, बिजली भी चाहिए हमें, एंड वी वांट ऑल दी फैसिलिटीज. समहाउ कॉम्प्रोमाइज हम कर रहे हो, करना भी पड़ेगा एनवायरनमेंट के साथ. बट क्या आप इतने लंबे समय के लिए एनवायरनमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? टेम्परेचर इज राइजिंग, और अर्थ के अंदर अगर 2-2.5 डिग्री भी टेम्परेचर राइज करेगा तो उसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर होगा? बाकी जो लाइफ है, एनिमल हैं, बर्ड्स, उन पे क्या असर होगा इसका? विच इज वेरी सम. दैट्स वाई पूरी दुनिया में अभी मुहिम चल रही है कि कोयले का इस्तेमाल कम से कम करें, और जो फॉसिल फ्यूल हैं, चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है, उनका भी इस्तेमाल कम से कम हो, जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. दैट इज वाई इवन मोदी गवर्नमेंट एंड ऑल द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक विंड एनर्जी, लाइक सोलर एनर्जी. तो सोलर और विंड के अंदर काफी काम चल रहा है, और रीजन बहुत साफ है कि पोल्यूशन इज एक्चुअली राइजिंग टू अ वेरी डेंजरस लेवल. सो ये चीज बिल्कुल सही है. तो ये आपको, और यूपीएससी 2020 के एग्जाम में आया हुआ था, जबकि देखिए 2020 की यूपीएससी में क्वेश्चन आया, और करंट अफेयर के अंदर नवंबर-दिसंबर में दोबारा ये डिस्कस हुआ है, न्यूज में दोबारा से रहा है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगली बात की गई है कि कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में कंसिडरेशन करिए कि पल्स प्रोडक्शन, दालें जो पैदा होती हैं, इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, और ज्यादातर केसेस में एवरेज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली कंजर्व्स मच पल्सेस इन देयर फूड. ब्लैक ग्राम जो काला चना है, वो कह रहे हैं कि ये कल्टीवेट बने, हम इसको उगा सकते हैं खरीफ के सीजन में भी और रबी के सीजन में भी. खरीफ का सीजन फ्रेंड्स वो है जिसमें बारिश काफी होती है और टेम्परेचर इज वेरी गुड और ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है. एग्जाम्पल जून जुलाई के महीने में.
तो जब बारिश होती है, काफी मानसून होती है, उसमें काफी बारिश होती है, तो बारिश से के समय में ही आप इसको कल्टीवेट करें, क्योंकि उसको काफी नीड होती है पानी की, जो मानसून के समय पे रहता है रेलेवेंट। और दूसरी बात कि ह्यूमिडिटी, ज्यादातर जो चिपचिपापन होता है वो उसी समय में रहता है, बरसात के समय पे। तो द थिंग इज दैट कि खरीफ की फसल होती है उस समय में, 3 कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। और रबी की फसल सर्दियों में, मैंने जैसे अक्टूबर में जैसे खरीफ की फसल बो दी आपने, मतलब जुलाई के अंदर, तो नेचुरली काटेंगे आप अक्टूबर एंड या फिर नवंबर में। नवंबर के स्टार्टिंग हफ्ते में या अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में कटाई हो जाती है। तो उसके बाद एक आध महीना जो है थोड़ा सा फसल जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी दोबारा से रीगेन हो जाए, या वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन आ पाए जो रेलेवेंट होती हैं खेती के लिए, तो उसका वेट किया जाता है। एंड देन जो है फिर रबी की फसल बो जाती है। गैस करो कि जैसे नवंबर में हम 15 तारीख से या हमने 10 तारीख से बोना उसको स्टार्ट कर दिया है, तो उसके फिर मार्च में जाके कटाई होती है। तो ये सीजन है रबी के। और उसको रबी के सीजन में ज्यादा बारिश नहीं चाहिए होती, और ठंड या जो मौसम है, टेम्परेचर है, काफी नीचे रहे, और ये इसकी कंडीशन है। तो इस तरीके से हम बुआई करते हैं। तो क्या जो काला चना है उसको आप दोनों ही सीजन में, मतलब ठंड में और बरसात दोनों में बो सकते हैं? क्या दोनों ही सीजन में रेलेवेंट है वो? दूसरी बात, जो ग्रीन ग्राम है दैट इज मूंग की दाल। क्या मूंग की दाल जो है, टोटल जो दालें पैदा करते हैं, क्या उसका 50% प्रोडक्शन मूंग की दाल ही होती है? अब ये विचित्र सवाल है कि हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होता है कि हम सिर्फ ये आंकड़ा याद रखते हैं कि दालें कितनी पैदा करते हैं, शुगर कितनी पैदा की है, कॉफी कितनी पैदा की है, टी कितनी पैदा की है, और तमाम जूट एंड ऑल दीज थिंग्स। बट हम डीपली उसके अंदर नहीं जाते हैं, तो उसका परिणाम होगा कि हम इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या जो मूंग की दाल है वो हमारी टोटल दालों की जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसका 50% है क्या? अब सवाल है कि टोटल प्रोडक्शन का 50% हो एस्पिरेंट, तो कोई भी चीज तब पैदा होती है जब उसकी डिमांड ज्यादा हो मार्केट में। अब आप ये सोचिए कि डेली लाइफ के अंदर आप क्या अपनी कंजप्शन में 50% मूंग की दाल इस्तेमाल करते हैं क्या? तो यही से आप गैस कर सकते हो। हाँ, एक और रीजन बन सकता है कि क्या इंटरनेशनली डिमांड अगर उसकी हो तो मे भी हम पैदा करते हो। बट ऑलवेज रियलाइज कि इंडिया इज ऑल्सो द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस। हम बाहर से दाल भी काफी मंगवाते हैं इंडिया के लिए, अपने लिए, क्योंकि दाल हमारे देश में काफी लोग खाते हैं। तो प्रोडक्शन तो हम करते हैं, वो भी काफी लार्जेस्ट हम करते हैं, मैंने सबसे टॉप पे दाल प्रोड्यूस इंडिया ही करता है। उसके बावजूद भी हमें दालें कम पड़ जाती है। तो सवाल सीधा ये हुआ यहां से कि आप इतना सारा याद रखें इस चीज के अंदर कि अगर हमारी टोटल दालों के अंदर मूंग की दाल 50% का हिस्सा ले बैठी है, विच मीन्स तो प्रोडक्शन अगर है तो कंजप्शन में भी उसका हिस्सा 50 नहीं तो 40 होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे खान पीन के अंदर हम दालें इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो 40-50% कंजप्शन जो है मूंग की दाल होनी चाहिए, वो जो नहीं है। तो आप यहीं से भी गेस कर सकते थे। मैं मानता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट या हम एस्पिरेंट जिस तरह से तैयारी करते हैं तो हम इतना नहीं जान पाते हैं कि मूंग की दाल कितनी पैदा हो रही है या ये कितना पैदा। हम सिर्फ रैंडम देखते हैं कि ओके इतने टन पैदा हुई दाल, इतने टन पैदा हुए चावल, इतने टन पैदा हुए हैं गेहूं, एटसेट्रा। सो दिस इज द पॉइंट। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए सही, इसमें ए कह रहे हैं। अच्छा, ये थर्ड भी स्टेटमेंट थी कि इन द लास्ट 3 decades while the production of kharif pulse has increased, the production of rabi pulses has decreased। उसमें कह रहा कि देखिए दालें पहली बात दोनों सीजन में पैदा होती है। अरे क्या आप जो दालें होती हैं वो दोनों ही सीजन में पैदा हो सकती है। तो बात ये कि क्या जो हम खरीफ की फसल, जो कि मैंने पहले से कहा कि खरीफ की फसल जो है वो उगती है मॉनसून के समय, जहां बारिश काफी ज्यादा और टेम्परेचर इज वेरी गुड, अच्छा एक गर्मी जैसा माहौल और ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है। तो क्या खरीफ की जो दालें हैं वो कम पैदा हुई हैं रबी के मुकाबले में? बात करते हैं इसके अंदर। तो विच मीन्स ओनली फर्स्ट इज राइट कि जो ये ब्लैक ग्राम है, काला चना है, उसको आप खरीफ और रबी दोनों के सीजन में उगा सकते हैं। यदि आप ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ते हैं तो ये उसमें सारी ही बातें डिटेलिंग से डिस्क्राइब होंगी। करंट अफेयर के अंदर हम ज्यादा इसमें फोकस नहीं करेंगे कि भाई एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, एमएसपी क्या इश्यूज हैं, फार्मर इश्यूज क्या हैं,
सीजन क्या होते हैं, क्रॉप पैटर्न क्या होते हैं, कैसे सीडिंग करते हैं, इसमें अगर हम सिंचाई की बात करेंगे तो उसके क्या क्या पर्पजेस हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज में क्या रखी हैं, दैट इज वाई वी विल बी वेरी वेरी प्रिसाइज इनटू इट। तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही। आप जानते हैं कि 3 तरह के सीजन होते हैं, एक होता है दैट इज खरीफ, एक रबी, और मैंने पहले कहा कि जो रबी की फसल की कटाई जो है वो मार्च तक हो जाती है। तो मार्च से लेके बुआई तक खरीफ की तकरीबन 2-2.5 महीने का समय होता है। उसमें ज्यादातर लोग जो है वो उगाते हैं सब्जियां, वेजिटेबल्स। उसमें काफी खेती करते हैं लोग सब्जियों की, मेलन जैसे ऐसी चीजें काफी ज्यादा लोग उगाते हैं। तो कौन सी, अच्छा पहली तो बात सत्य हुई इसमें, यानी बात करें इसमें तो जो ग्राम है विच मीन्स वो काफी डोमिनेंट प्रोडक्शन में दालों के अंदर। बट बात की जाए तो जो चना है, ये चना है ये टोटल दालों के प्रोडक्शन का 40% है। टोटल दालों के प्रोडक्शन का 40% चना है। और उसमें से देखा जाए तो तुर की जो दाल होती है, अरहर की दाल और तुर की दाल, वो 15 से 20% तक है। मगर जो मूंग की दाल है जिसको हम ब्लैक ग्राम बोलते हैं, वो सिर्फ 8 से 10% तक है। तो जो उसने कहा स्टेटमेंट में कि अराउंड 50% के आसपास है, वो गलत हुआ। 8 to 10% ही। और आप देखिए हमारे कंजप्शन का भी मूंग की दाल 8 to 10% ही होती है। ज्यादातर मरीज बीमार लोगों को ही खिलाते हैं, और जो अच्छे हैं वो ज्यादातर राजमा की दाल या दूसरी दालें जैसे कि तुर की दाल है या ऐसी दाल है ज्यादा पसंद करते हैं। और मूंग की दाल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है, विच मीन्स दैट यही रीजन है कि जो मूंग की दाल है वो कंजप्शन में भी कम है। इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है पल्सेस का, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे। दूसरी बात, कंज्यूमर भी सबसे ज्यादा है। हम पैदा करते हैं दुनिया की टोटल दालों का 25%, और दुनिया में टोटल जो दालें कंज्यूम की जाती हैं, खाई जाती हैं, उसका हम 27% हम कंज्यूम करते हैं। सो इंडिया इंपोर्टर भी सबसे ज्यादा दालों का है, और प्रोड्यूसर भी सबसे ज्यादा वो। हम इंपोर्ट करते हैं 40% दालें। पल्स जो है हमारी कंजप्शन का जो है 20% हिस्सा है, और हमारी जो टोटल फूड ग्रेन है, अनाज है, उसका 7 to 10% जो है वो ये होता है। रबी की जो फसल है वो 60% जो है वो, जैसे ना दो द पल्सेस आर ग्रोन इन बोथ खरीफ एंड रबी, मगर रबी के समय जो पल्सेस होती हैं वो 60% है टोटल प्रोडक्शन का। इसका मतलब ये हुआ कि ठंडी के सीजन में ज्यादा दालें उगाई जाती हैं, गर्मी के सीजन बरसात के समय दालें कम उगाई जाती हैं, 40% उसमें। एंड ठंडी के समय जब रबी का सीजन होता है तो उस समय पे दालें 60% हुई। ये 4-5 इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने यहां से मेंशन कर दी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो दालें प्रोड्यूस करती हैं। तो एसएससी लेवल के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सी स्टेट मैक्सिमम पल्सेस प्रोड्यूस करती है। नाम है उसका मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान एक्सेट्रा। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है ना बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, अजीब है, इसलिए क्योंकि ये जो सवाल है ये टेक्निकल क्वेश्चन बन गया। टेक्निकल मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा। इसमें करंट इवेंट बेशक थे, बट उनका जो रेलेवेंस है वो इतना ज्यादा नहीं था, जिसको हम अगर ऑब्जर्व करें तो क्रॉप इज, कुछ कहा गया आपसे इसमें। इसने कहा कि कुछ स्टेटमेंट को आप कंसीडर करिए, जैसे कि एक क्रॉप जो है, एक फसल जो है वो सब ट्रॉपिकल है। हमारा इंडिया जैसे कि आप जानते हैं, तो सब जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हम एक रफ सी डायग्राम बनाएंगे। और तो ये ऊपर का जो एरिया ट्रॉपिकल, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है 23.5 डिग्री की, इससे नीचे वाला एरिया सब ट्रॉपिकल बन गया। और डेक्कन प्लेटू, ये वाला प्लेटू जो है डेक्कन प्लेटू है। तो डेक्कन प्लेटू जो है उसके ऊपर भी कुछ बात की गई होगी। सो सब ट्रॉपिकल क्या हुआ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसकी बात की जा रही है। मैं इसको मिटा देता हूं और फिर आगे चलते हैं। चलिए, नाउ
कहते भी एक क्रॉप को अपने पहचानना है, वो सब ट्रॉपिकल है। मैंने ट्रॉपिकल की जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, उससे नीचे वाले एरिया के अंदर इसकी फसल ज्यादातर होती है। हार्ड फ्रोस्ट जो है इसलिए इंजूरियस है, वो उसको खत्म कर देती है। और दूसरी बात जो है वो, इसको जब हम उगाते हैं तो 210 फ्रोस्ट फ्री डेज होने चाहिए और 50 to 10 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल जो है कम से कम इसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट। बहुत ही हाइड्रेट सॉइल में इसकी खेती होती है, जो मॉइस्चर पकड़ सके। ज्यादातर जो काली मिट्टी है उसमें ये बात होती है कि काली मिट्टी मॉइस्चर पानी पकड़ लेती है, तो अगर काली मिट्टी में आप कुछ भी उगाओगे तो अच्छी खेती होती है, प्रोडक्शन काफी अच्छी होती है। ज्यादा लोग गांव में कहते हैं कि भाई मिट्टी बिल्कुल काली है सेरे की, तो मतलब कि यहाँ पे कुछ भी बोओगे आप अच्छी प्रोडक्शन होगी। तो रेड सॉइल की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मॉइस्चर पकड़ लेती है एटमॉस्फेयर से भी और अरे परे से भी, इस कारण ज्यादातर पानी सिंचाई की इसको जरूरत नहीं होती। और इवन ड्राउट जब सूखा पड़ता है तो काली मिट्टी में उगाई चीजें सरवाइव कर जाती है। अगर ये बात है सही तो आप अगर जानते हैं यहां से तो कुछ हिंट पे आपके पास है तो आप ऑप्शन लगा सकेंगे आसानी से। क्या वो कॉटन है क्रॉप, क्या वो जूट है, शुगर केन है या टी है? तो उत्तर क्या है? ये कॉटन है जी। कहीं भी ऑप्शन में ये नहीं कहा कि इट इज वेरी कमर्शियल, मैंने कोई हिंट ऐसा नहीं दिया आपको कि जहां को इजी जज हो जाए कि ओके इसका हम यहां इस्तेमाल करते हैं, इसका हम वहां इस्तेमाल करते हैं। इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछेगा? तो ज्योग्राफी का टेक्निकल बहुत ही प्योर क्वेश्चन बना। तो अब हम आगे बात करें। सो कॉटन जो है वो ज्यादातर पूरे वर्ल्ड में जो है यूज होने वाली चीज है, कपड़ा इससे बनता है कॉटन से ज्यादातर केसेस में। अब जो है एक सिंगल टन ऑफ कॉटन जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो 5 लोगों को जॉब देती है। कॉटन पैदा हुआ, किसान को जॉब मिली, आगे उसके थ्रेडिंग बनी तो फैक्ट्री जो टेक्सटाइल मिल्स होती हैं उनको जॉब मिली, कपड़ा उद्योग को जॉब मिली। फिर कपड़ा आगे जो बनता है, जो उसकी हम शर्ट्स पैंट ये देते हैं, वहां जॉब मिली। आगे फिर होलसेलर दुकानदार और वहां तक मामला गया तो कितने लोगों तो जुड़ा है ये, फिर जो करेक्शन जो चेन है, विच मीन इट क्रिएट्स मच मच मोर जॉब, क्योंकि ये इसमें वैल्यू एडिशन होता है हर एक प्रोडक्शन के बाद। जैसे कि आपने कॉटन कहीं से उठाया किसान से, उसको काम धंधा मिला, फिर फैक्ट्री में गए मिल्स में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के अंदर, तो उसके लिए थ्रेड कपड़ा बना, उसके लिए कपड़े के बाद उसको जो है भेजे गए दूसरी फैक्ट्री के अंदर जहां पे उसके उत्पाद यूजेबल प्रोडक्ट में बनाए गए, दैट इज शर्ट्स टी शर्ट ऐसी चीजें, विच मीन्स कि हर एक लेयर के अंदर जॉब्स क्रिएटिंग होती है कॉटन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टोटल जो टेक्सटाइल्स है हमारे कपड़ा उद्योग है उसका 27% जो है वो कॉटन जो है वो इस्तेमाल होती है। और प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड का जो लैंड वाला एरिया है सिर्फ 2.1% ही इस्तेमाल करती है। दिस इज वेरी वेरी गुड। खरीफ क्रॉप है, पहली बात तो ये कॉटन खरीफ क्रॉप है, पानी चाहिए इसको। और 8 मंथ 6 to 8 मंथ लेती मेच्योर होने के लिए, माने बनने के लिए। तो क्रॉप जो एक कपास है, जो कॉटन है, ड्राउट रेजिस्टेंट है। मैंने पहले बोल दी कि जो काली मिट्टी में पैदा होगी चीज तो नेचुरली जो है वो पानी या मॉइस्चर पकड़ लेती है आसपास से, तो ड्राउट भी पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो भी चिंता की बात इसमें इतनी नहीं होगी। ऑक्यूपाइड 2.1% ऑफ एरिया, मैंने पहले बोल दिया। ये टेम्परेचर 21 से 30 डिग्री तक चाहिए, वो आपको खरीफ किस में ही मिल सकता है। अभी टेम्परेचर आप जानते हैं कि ऊपरी एरिया में, नॉर्थ इंडिया में और निचले वाले एरिया में फिर भी थोड़ा कम रहता है, मगर नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर तो बहुत ही नीचे है। वैसे ये सब ट्रॉपिकल, तभी मैंने कही है कि सब ट्रॉपिकल, क्योंकि सब ट्रॉपिकल जैसे अगर आप देखेंगे जो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसके निचले वाले एरिया में टेम्परेचर बैलेंस आ रहता है। कि आप देखेंगे कि वो वाला एरिया जो है इट इज गोवा, कर्नाटका या ऊपर वाले जो एरिया है, इन एरिया के अंदर आप पाएंगे कि जो टेम्परेचर बैलेंस आ रहता है। ऊपरी एरिया में, नॉर्थ इंडिया में, इसमें पे इट इज वेरी वेरी कोल्ड, तो वहां उसको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल सा रहता है। सॉइल टाइप, मैंने कहा कि ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए इसके लिए, वेल ड्रेन्ड, तो आप जानते ही। चलिए, तो ये मैं डिस्कस कर लिया। यूपीएससी 2020 में ये सवाल आया हुआ था, तो आपको थोड़ी इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वैसे ये इजी था गैस करना, एक हद तक, मतलब आसान भी नहीं था। मैंने पहले बोल दी कि इसमें कोई ऐसी कोई हिंट नहीं छोड़ा था कि जहां आपको इजीली गैस करने में आसानी हुई। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है
with reference to solar water pumps, consider the following statements. सोलर जो पावर है, सोलर पावर जानते हैं ना, कि जैसे मान लो एक पैनल है और सोलर पैनल, वहां पे लाइट जो रेज है वो फॉल करती हैं और उससे हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या हम उसको कन्वर्ट करते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप इसका जितना भी इस्तेमाल करेंगे कभी खत्म होने वाली चीज ही नहीं है. तो पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड कि आज की डेट में स्ट्रीट लाइट्स पंचायत के द्वारा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा सोलर लगाई जा रही हैं. शहरों में फिर भी जो है अगर आप स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे गली मोहल्ले में, बहुत ही कम जो है लाइट रेज मिलती हैं, रिसीव होती हैं, कि इतने क्लोज पैक्ड होते हैं. तो गांव में तो काफी स्पेस अवेलेबल है और कोने कोने में जो है सनलाइट पहुंच जाती है, बिकॉज घर में काफी डिस्टेंस सेपरेशन होती है. तो वहां पे गांव के अंदर तो आज की डेट में सोलर पैनल ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं. अब बात आती है यहां से कि किसानों के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, निचले एरिया में सोलर पंप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जरिया मैंने आपको बता दिया है, पानी से करते हैं, कोयले से करते हैं, और कोयले से करना बहुत ही खतरनाक है, उससे काफी पोल्यूशन क्रिएट होता है. तो क्यों ना हम शिफ्ट हो जाएं फिर सोलर की ओर, जहां पोल्यूशन नहीं होता है. बाय एंड लार्ज ये जरूर है कि जो डिकम्पोजिशन के समय पे जो सोलर पैनल है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, चिप्स एंड ऑल दीज थिंग्स, तो इनको डिकम्पोज करना है तो वो थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न जरूर है. इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं ये, मगर बाय एंड लार्ज प्रोडक्शन करना, माने इनपुट इज सोलर एंड आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल. इन कन्वर्टिंग दैट नो पोल्यूशन इज क्रिएटेड. दैट इज बिगेस्ट थिंग. तो सोलर वाटर पंप जो है, क्या जो सरफेस पंप्स होते हैं, क्या हम उसके लिए, अब देखिए सरफेस पंप क्या है और सबमर्सिबल पंप्स क्या है, थोड़ा नेट पे सर्च करिए, उसमें वीडियो बड़े अच्छे से दिखा देते हैं कि ये सबमर्जिबल पंप्स है और ये सोलर पंप, सॉरी सरफेस पंप है. तो क्या वो कहता है कि क्या हम इसको सरफेस पंप के लिए इस्तेमाल करते हैं और सबमर्जिबल जो सबमर्जिबल है पंप हम उसके इस्तेमाल नहीं करते हैं? ये बात गलत है. पहली बात, सोलर जो पंप है, हम सोलर जो पावर है हम हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं. जो भी पंप है वो किस पे चलेगा? ऑन इलेक्ट्रिसिटी. अगर कोई पंप इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा तो फिर सोलर पावर से कोई दिक्कत क्या है? सोलर पावर, सीधी सी बात है कि सोलर से, कोयले से, गैस से, हाइड्रो से अगर हम इलेक्ट्रिकल बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जांपल देता हूं, मान लो ये जो ट्यूब लगी है ऊपर, जो जिसमें लाइट मिल रही है हमें, वो जो ट्यूब है अगर चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे कन्वर्ट हो रही है? सोलर से हो रही है, विंड से हो रही है, कोयले से हो रही है, गैस से हो रही है, न्यूक्लियर से हो रही है, ये क्या कहां मैटर करता है? दैट इज वाई ये क्वेश्चन गेस करना आसान था साइंस स्टूडेंट्स के लिए, मगर जो दूसरे बैकग्राउंड हैं उनको शायद समस्या होती. सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स. जो भी पंप हो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं. एक सेकेंड. Solar power can be used for any centrifugal pumps and not for the, okay, तो ये भी गलत हुआ ना कि not for the, no, and not the one with piston. तो ये सारी बातें गलत हैं इसमें. सोलर पावर आप जहां भी जो भी पंप हैं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर किसान भाई यूज करते हैं, वो सारे चलते बिजली के ऊपर है. इंजन जो होता है वो चलता है, वो इंजन जो है मैकेनिकल पार्ट है, जो कि फ्यूल उसमें पेट्रोल, डीजल, गैस डलती है. मगर जो बाकी है, पंप इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज वाई इलेक्ट्रिसिटी किसी से भी पैदा करो, आप सोलर से करो, विंड से करो, जो थर्मल से करिए या कोयले से करिए, कुछ तो दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ये 2020 में आया वो सवाल.